क्योंकि आमतौर पे मैं सुनता हूं, सिर्फ सड़क पे नहीं, टीवी पे भी सुनता हूं, संसद में भी सुनता हूं कि लोग मान के चलते हैं कि जातीय जनगणना का मतलब है कि देश में किस जाति की आबादी कितनी है उसकी गिनती करना। कास्ट सेंसस इज अबाउट काउंटिंग द पॉपुलेशन शेयर ऑफ ईच कास्ट इन दिस कंट्री। ये मैं सुनता हूं लोगों के कान में, ये सही धारणा नहीं है। भारतासारख्या देशात जातीनिहाय जनगणनाची आवश्यकता काय आहे, त्याचे महत्त्व काय आहे, त्याचे फायदे तोटे याबद्दल प्रसिद्ध अभ्यासक विचारवंत माननीय श्री योगेंद्रजी यादव यांनी आज एक व्याख्यान दिले, त्याची क्षणचित्रे आपल्यासाठी। मी आपणा सर्वांचं SM जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशनच्या वतीने स्वागत करतो। या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण एका गीताने करूया। वादळी वाऱ्यामंदी तोफेच्या माऱ्यामंदी पाहिला भीमा मी रणी लढणाऱ्या मंदी, पाहिला भीमा मी दिल्लीला भांडताना, दिन दुबळ्यांची तिथं बाजू मांडताना, पाहिला भीम तिथे चढत्या परामंदी, पाहिला भीमा मी रणी लढणाऱ्या मंदी, वादळी वाऱ्यामंदी तोफेच्या माऱ्यामंदी पाहिला भीमा मी रणी लढणाऱ्या मंदी, महाड क्रांती मंदी तिल मर्दाचं जीण, आपुल्याचं ओंजळीन शिकविल पाणी पिन, पाहिला भीम तिथे तेजस्वी ताऱ्यामंदी, पाहिला भीमा मी रणी लढणाऱ्या मंदी, पाहिला भीमा मी रामरथ ओढताना, बेडी गुलामीची पाहिली तोडताना, पाहिला गोदातीरी मार खाणाऱ्या मंदी, पाहिला भीमा मी रणी लढणाऱ्या मंदी, वामन भीम तुझा चंदन हारा मंदी, काल पाहिला आम्ही बुद्धाच्या दारामंदी, चांगल्या संस्कृतीचा दास होणाऱ्या मंदी, पाहिला भीमा मी रणी लढणाऱ्या मंदी, पाहिला भीमा मी रणी लढणाऱ्या मंदी। मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष साथी सुभाष वारे यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या पाहुण्यांचं स्वागत करावे। राहुल भोसले, मी फाउंडेशनचे व्यवस्थापक राहुल भोसले यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष वारे सरांना फूल देऊन त्यांचं स्वागत करावं। आपण सर्वजण योगेंद्रजींचं व्याख्यान ऐकण्यासाठी आतुर आहात। नेहमीच्या कार्यक्रमाच्या फॉर्मॅटमध्ये थोडासा बदल करून मी वारे सर जरी अध्यक्ष असले तर मी त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आधी बोलावं, नंतर योगेंद्रजी बोलतील। डिसेंबर महिन्यातली अतिशय प्रसन्न अशी संध्याकाळ आहे। थंडी येणार की नाही म्हणता म्हणता थोडीशी थंडीची सुरुवात झाली आहे आणि आपण खुल्या आकाशाखाली संविधान कट्ट्यावरती सगळे जमलेलो। मी तुम्हा सर्वांचं परत एकदा इथे या संविधान कट्ट्यावरती स्वागत करतो। संविधानाच्या स्वप्नातला भारत जो घडवायचा आहे, जो आपण ज्याला शपथबद्ध आहोत, त्या स्वप्नातला एक विषय, त्या स्वप्नातला एक मुद्दा आज आपण इथे समजून घेणार आहोत। योगेंद्र यादव यांना अधिक वेळ मिळावा म्हणून प्रास्ताविक वेगळं न ठेवता मी
अध्यक्षीय प्रास्ताविक म्हणून तुमच्यासमोर बोलतोय. अर्थात मी अध्यक्ष आहेच आहे आणि मला वाटलं तर मी शेवटी बोलेल. मित्र योगेंद्र यादव यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी आज या संविधान कट्ट्यासाठी वेळ दिला आणि तुम्ही सगळेजण इतक्या मोठ्या संख्येने आलेला आहात चर्चेत असलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय समजावून घेण्यासाठी. मी तपशिलात बोलणं अपेक्षित नाहीच आहे, परंतु मी एक 2-4 मुद्दे मांडून योगेंद्र यादव यांच्याकडे माईक देणार आहे. जातनिहाय जनगणना विषय अनेक वर्षापासून चर्चेत आहे. आमच्यासारखे कार्यकर्ते तर जवळपास 7-8 वर्षापासून ही मागणी करतायत जातनिहाय जनगणनेची, परंतु बिहारच्या सरकारनं निर्णय घेतला आणि त्या विषयाला अधिक ताकदीनं तोंड फुटलं. काही लोकांना जातनिहाय जनगणना हा विषय अडचणीचा वाटतो. या अडचणीच्या वाटण्यामध्ये एक भाबडा गट आहे आणि एक हुशार गट आहे. भाबड्या गटाला असं वाटतं की जात संपवायची आहे तर मग जातीचं नावच कशाला घ्यायचं. जात संपवणं हे जर संविधानाचं उद्दिष्ट आहे तर मग आपण जात विसरूनच जाऊया, कशाला त्याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख करायचा. म्हणजे जणू काही जात ही फक्त शाळेच्या कागदाच्या दाखल्याचा जो कागद आहे त्याच्यावर आहे आणि त्या दाखल्याच्या कागदावरची जात गेली की समाजातली जात जाईल, असा तो एक भाबडेपणा काही वेळेला असतो. अर्थात त्या भाबडेपणाच्या आत सुद्धा एक आपापल्या जातवर्गाचं वेष्टन असतंच. परंतु जे एक हिंदुत्वाचं राजकारण अतिशय आक्रमक आणि विकृत स्वरूपामध्ये बहुसंख्याक वादाच्या स्वरूपामध्ये पुढे येत आहे, त्यांना मात्र जातीचा विषय आणणं हे हिंदुत्ववादी म्हणून संघटन करणं या देशाचा याच्यातला अडथळा वाटतो. अर्थात हिंदू एक होणार असतील आणि सर्व हिंदूंना न्याय मिळणार असेल, तसं प्रामाणिक उद्दिष्ट असेल तर त्याही बाबतीमध्ये आपण काही प्रमाणात विचार करू शकतो. पण अर्थातच त्या राजकारणाचं उद्दिष्ट ज्याला आपण मनुवादी राजकारण म्हणतो त्याचं जाती संपवणं आणि सर्व हिंदू समाजाला समान पातळीवर आणणं हे उद्दिष्ट अर्थातच त्याचं नाही आहे. जातनिहाय जनगणना आजच्या वातावरणात अनेक कारणांसाठी गरजेची. संविधानानं जो सन्मानानं जगण्याचा अधिकार दिलाय, तो सन्मानानं जगण्याचा अधिकार 3 अधिकार मिळाल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. एक शिक्षणाचा अधिकार, दुसरा रोजगाराचा अधिकार आणि तिसरं जगण्याची साधनं मिळवण्याचा अधिकार म्हणजे मीन्स ऑफ लाईव्हलीहूड. आणि संविधानामध्ये या 3 गोष्टींचा उल्लेख आहे. आज त्या 3 बाबतीमध्ये जर विचार केला तर शिक्षण तुम्हाला मिळणार की नाही मिळणार, ते तुम्हाला नगरपालिकेच्या शाळेत मिळणार की एखाद्या अंबानीनं सुरू केलेल्या शाळेत मिळणार. तुम्हाला व्होकेशनल कोर्सेसचं जे सहज रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतं अशा कोर्सेसचं शिक्षण मिळणार की तुम्हाला भूगोल मराठीमधल्या ग्रॅज्युएशनचं शिक्षण मिळणार. हे सगळं आज जातीच्या आधारे ठरतं. जात वास्तवाची किनार त्या सगळ्याला आहेच. तुम्ही सफाई कामगार म्हणून काम करणार का मंत्रालयामध्ये क्लास 1 क्लास 2 म्हणून काम करणार. सफाई कामगारांच्या मध्ये कोण आहे 100%, आणि मंत्रालयामध्ये क्लास 1 क्लास 2चं कास्ट कॅरेक्टर काय आहे हे पुन्हा जातीचं जो चक्रव्यूह आहे त्याला वळसा घालून आपल्याला कळत नाही. जगण्याची साधनं मीन्स ऑफ लाईव्हलीहूड, बांधकाम मजूर कसा जगतोय, शेतमजूर कसा जगतोय, अल्पउधारक शेतकरी कसा जगतोय, व्यापारी कसा जगतोय, सार्वजनिक बँकांना चुला लावणारे उद्योगपती कसे जगतायत, त्या लाईन्स मीन्स ऑफ लाईव्हलीहूडशीचा संबंध पुन्हा जातीच्या गणिताशी. आणि त्याच्यामुळं जात जनगणनेच्या आधारे कोण कुठं आहे हे ठरवल्याशिवाय सन्मानानं जगण्याच्या अधिकारासाठी आवश्यक असलेल्या या 3ही मुद्द्यांचं आपल्याला विश्लेषण करता येणार नाही. मधल्या काळात महाराष्ट्रातल्या एका अतिशय जाणत्या नेतृत्वानं विधानसभा आणि लोकसभेत जाणाऱ्या लोकांना वाढपी असं संबोधलं होतं. म्हणजे हे वाढपी असतात. मी मराठवाड्यातला आहे आणि आमच्या मराठवाड्यात असं म्हणतात की पंक्तीला जेवायला बसल्यानंतर वाढपी जर ओळखीचं असेल तर ताटात जिलबीचे 2 एडे जास्त पडतात. आता हे विधानसभेत आणि लोकसभेत जाणारे लोक हे जर निधीचं वाटप ठरवणार असतील, कालच मंजूर झाले जास्तीचे, ज्याला म्हणतो की जास्तीचा निधी आमदारांचा 40 लाख कोटी प्रत्येक मतदारसंघात. त्यामुळं विधानसभेत आणि लोकसभेत जर
आर्थिक निधीचं वाटप ठरणार असेल तर तिथं माझ्या जातीचा माणूस आहे की नाही हे या समाजातले मायक्रो ओबीसी, जो वंचित बहुजन आघाडीचा अजेंडा आहे की मायक्रो ओबीसींच्या पर्यंत सत्तेची पाठ उजाडली पाहिजे, तर माझा माणूस तिथं आहे की नाही हा प्रश्न अनेक मायक्रो ओबीसींच्या मनात आहे. त्याचंही उत्तर तुम्हाला जातनिहाय जनगणनेतून वास्तव शोधल्याशिवाय मिळणार नाही. आरक्षणाच्या लढाया सुरू आहेत, मी त्याच्यावर आज बोलणार नाही, मी अनेक ठिकाणी बोलतोय. परंतु जे आर्ग्युमेंट्स, काउंटर आर्ग्युमेंट्स केले जात आहेत, आमची जात सोडून बाकी सगळ्यांचं बरं चाललंय असं सगळ्यांचेच आर्ग्युमेंट्स येत आहेत, कलगीतुरे रंगतायत. एकमेकाच्या विरोधामध्ये चॅनलवाल्यांना त्या झुंजी लावण्यामध्ये मजा येते. त्यातून समाजाचं किती विघटन होतंय आणि हे विघटन समाजाचं जात न्याय संपवायला पुढे किती काळ काम करावं लागेल या संकटाची कोणालाच चावल नाही आहे. हे जे आरक्षणाचे सगळे मुद्दे जर संपवायचे असतील तर आरक्षणाचा अधिकार, नोकऱ्यातल्या आरक्षणाचा अधिकार ज्या 16व्या कलमानं दिलाय त्या 16व्या कलमामध्ये एक शब्द आहे की नोकऱ्यातलं आरक्षण कोणासाठी, तर ज्या समाज घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही अशा समाज घटकांसाठी. मी अलीकडे बाहेर त्याच्यावर खूप सविस्तर बोलतोय, इथं अनेक तरुण मुलं आलेली आहेत, त्यांच्याशी मी नंतरही सविस्तर बोलेल. पण माझं आरक्षण मागणाऱ्या अनेक तरुणांना एक विनंती आहे की 16व्या कलमाच्या भोवतीची जी लढाई आहे ती आपल्याला आपापसात झुंजवते, ती आपल्याला आपापसात भांडणं लावते. पण या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण आणि रोजगाराचा अधिकार देणारं जे 41वं कलम आहे ते जर आपण नीट समजावून घेतलं तर सर्व समाजातल्या बेरोजगारांची एकत्रित लढाई उभी राहू शकते, ज्यांना आपण आपला मताधिकार वापरून निवडून दिले त्यांच्या विरोधात. पण मी पुन्हा त्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व या शब्दाकडे येतो की नोकऱ्यातलं आरक्षण कोणासाठी, तर ज्या समाज गटांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही त्यांच्यासाठी, ते पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी. मग हे पर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे की नाही, आज जे जरांगे पाटील आणि छगन भुजबळ आपापसामध्ये सारखं भांडतायत किंवा इतरही अनेक समाज घटकांच्या लढाया आहेत, तर यांच्या आर्ग्युमेंटची तपासणी ही त्या पर्याप्त प्रतिनिधित्वाच्या आधारेच होऊ शकते. आणि ते करायचं असेल तर जातनिहाय जनगणना हेच त्याचं उत्तर असू शकतं. एकदा दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन गेलं तर अनेकांची आर्ग्युमेंट्स बरोबर आहेत का खोटी आहेत हे एकदा नीट समजून घेता येऊ शकेल आपल्याला. आणि जिथून सुरुवात केली होती तिथं संपवतो की जात एक केवळ काही मानसिक विघटन नाही आहे, जात हा इथल्या भौतिक जीवनाचा आधार होता. इथल्या जगण्याच्या संसाधनाचं वाटप जातीच्या आधारे झालेलं आहे आणि त्याचे परिणाम अजून संपलेले नाही. त्यामुळे जात संपली असं जाहीर करून त्याचे दुष्परिणाम संपणार नाही. ते दुष्परिणाम जर संपवायचे असतील तर संविधानातल्या सामाजिक न्यायाचं तत्व प्रामाणिकपणे अवलंबावं लागेल आणि ते तत्व अवलंबण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेद्वारे आपल्याला ते वास्तव समजावून घ्यावं लागेल. त्याच्यामुळे जातीचा उल्लेख किंवा एखाद्याची जात समजून घेणं हे प्रत्येक वेळेला वाईट नसतं मित्रांनो. हे जे केलंय ना आता की जात विचारली, जात एखाद्याची समजून घेणं हे प्रत्येक वेळेला वाईट नसतं. जातीच्या आधारे मी कुणीतरी उच्च आहे आणि म्हणून तो जो आहे तो माझ्या खालचा आहे की काय हे समजून घेण्यासाठी जात विचारली तर ही जातीवादी मानसिकता आहे. परंतु जातीच्या आधारे कोण कुठे आहे आणि कोणाच्या ताटात किती पडले आणि कोणाला किती मिळाले हे नीट समजून घेण्यासाठी जर जात विचारायची असेल तर मग तो जाती समजून घेण्याचा विचार हा निश्चितपणे वाईट नसतो. आपला नॉर्मल सेन्सस जो होतो जनगणना त्याच्यामध्ये आज SC आणि ST या दोन्ही कॅटेगरींची कास्ट सेन्सस होतोच. त्यामुळे हा मुद्दा जो आहे तो मुळात OBC संदर्भातला आहे. OBC आणि जे ओपन कॅटेगरीमधून आज जी मागणी आहे जरांगे पाटलांची ती शोधण्यासाठीचा हा कास्ट सेन्सस म्हणजे SC STचा विषय नाहीच आहे, ती ऑलरेडी होत आहे. तो OBC आणि नव्यानं OBC घातलेले अशा सर्वांच्यासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की सगळे ताणतणाव ही आर्ग्युमेंट्स अँड काउंटर आर्ग्युमेंट्स याच्यातून आपल्याला निखळ रस्ता पुढचा जर शोधायचा असेल, हे जातीजातीतले तणाव संपवायचे असतील तर प्रामाणिकपणे कास्ट सेन्सस करणं, त्याच्यातून कोण कुठं आहे हे शोधणं. 74 वर्षातल्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणामुळं कोणाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले का, ज्यांना नव्हतं 50 साली आणि आता मिळाले का. मी रोहिणी आयोगाबद्दल बोलणार नाही, योगेंद्रजी आहेत आणि कदाचित ते रोहिणी आयोगाबद्दल बोलतील. त्या रोहिणी आयोगाचा आवाज जाहीर होत नाहीये
पण रोहिणी आयोगाला जे वास्तव शोधायला सांगितलं होतं त्याची जी कार्यकक्षा आहे त्याच्यासाठी सुद्धा कास्ट सेन्सस गरजेचे असं माझं मत आहे. आणि म्हणून आज आपण या विषयावरती जे सातत्यानं बोलतायत असे आपले साथी योगेंद्र यादव यांना आपण इथं बोलवलंय. तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येनं त्यांना ऐकायला आलायत. आपण त्यांचं ऐकूया. आजच्या कार्यक्रमाची रचना साधारणतः अशी आहे की ते आपलं बोलणं मांडतील. ते बोलणं संपत असताना फाउंडेशनचे सहकारी इथं समोर येतील. ज्याला कोणाला प्रश्न विचारायचे त्यांच्यासाठी ते कागद देतील. माईक कुणाच्या हातात दिला जाणार नाही. कागदावरती आलेले जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांच्यापैकी ज्या प्रश्नाला त्यांना उत्तर म्हणजे त्यातले जे वर्गीकरण करून त्या प्रश्नांची उत्तरं ते देतील. प्रश्न हिंदीत लिहिले तर त्यांना समजायला अधिक सोपं होईल. मराठीत लिहिले तर मग मी दोनों चलेगा, कोई बात नाही, दोनों चलेगा. तर त्यांचं संपत असताना कागदावरती प्रश्न लिहून पाठवा. त्याची ते शेवटी उत्तरं देतील आणि मग त्यानंतर हा कार्यक्रम संपेल. मी योगेंद्र यादवांचं पुन्हा इथं स्वागत करतो आणि त्यांना माईक त्यांच्या हातात देतो. बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई. पुणे में आना और पुणे में दोस्तों से बात करना, पुनः पुनः पुणे आना हमेशा सुख का विषय है. और इस बार खास तौर पे क्योंकि खुले आकाश के नीचे है, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें अपनी आवाज को बंद कमरों में नहीं उठाना चाहिए, सड़क पे खुले आवाज में. मेरा सौभाग्य है कि पुणे के इतने सभी साथी, जन आंदोलनों के साथी, सबसे वरिष्ठ बाबा जैसे लोग हमारे बीच हैं. ये सौभाग्य है और इसलिए मैंने सोचा, सुभाष भाई ने सोचा कि हम जातीय जनगणना, जातिवार जनगणना के सवाल पर बात करें. किसी भी समाज में जब कोई ऐसा विषय आता है जिस पर बात करते करते अचानक भले लोग, समझदार लोग ऊटपटांग बात करना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए वो बहुत गहरा विषय है. 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था. आइडियोलॉजी से उनका मतलब ये नहीं था जिसको हम आज आइडियोलॉजी कहते हैं. आइडियोलॉजी का मतलब ऐसे विचार जो कि सत्ताधारी वर्ग हमारे दिमाग के बीच में डालता है ताकि हमें भ्रमित करके रखा जाए. वो आइडियोलॉजी आपको भारत में दिखाई देती है. कुछ सवालों पे नहीं, लेकिन कुछ सवालों पे दिखाई देती है. आपका अपना भी अनुभव होगा. मेरा अनुभव है कि इस देश में आप किसी व्यक्ति से बात कीजिए, समझदार व्यक्ति से सेंसिबल बात कीजिए, वो सब ठीक है, लेकिन महिलाओं के बारे में बात आते ही थोड़ा सा वो डगमगाएगा. उसका जो बुद्धि है थोड़ी सी हिलना शुरू हो जाती है. सेंसिबल आदमी ऐसी बातें करता है कि मन करता है यार क्या हो गया तुम्हारे को, थोड़ा ठीक रहो ना. महिलाओं के बारे में ऐसे उटपटांग प्रेजुडिसेस होते हैं पढ़े लिखे समझदार लोगों के अंदर कि आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है. तो दूसरा मैंने देखा है, कश्मीर के बारे में बात कर लो तो वो संतुलन यूं एकदम डगमगाने लगता है. कश्मीर के बारे में बात करते ही ऐसा लगता है जैसे संतुलन खो बैठे, दिमाग को कुछ हो गया है. पहले भी थोड़ा बहुत था, पिछले कुछ सालों से मुझे लगता है हिंदू मुसलमान के सवाल पे भी ये हो गया है. समझदार व्यक्ति कहेगा अरे मुसलमान देश में मेजॉरिटी होने वाले हैं. एक डॉक्टर मुझे कह रहे थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मैं आपको कहूं कि पिछले 10 दिन से मुझे 110 डिग्री टेम्परेचर है तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना भैया या तो तुम्हारा थर्मोमीटर खराब है या तुम्हारी आंख खराब है, तुम थोड़ा पानी पी लो ना, थोड़ा आराम से रहो. वैसे ही मेरी भी इच्छा होती है आपको कहूं कि क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप अपनी बाकी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल इसमें भी थोड़ा सा तो कर लिया करो. और यही बात मुझे जाति के सवाल पर लगती है. जैसे ही जाति का सवाल आता है, समझदार लोग,
मैं पढ़े लिखे नहीं बोलूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे और समझदार बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। उसका कम से कम इस देश में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें बाकी चीजें देती है। समझदारी का आरोप उस पर न लगाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। तो समझदार लोग, बैलेंस्ड लोग, ठीक से सोचने वाले, जैसे ही जाति का सवाल आ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है हर तरह से। ये भी मैंने देखा है कि देश के इलाके में, ये बिहार में अक्सर होता है, कोई मुझे आके परिचय देता है, मेरा नाम राजेश है, पीछे कोई जाति का नाम नहीं है। थोड़ी देर बाद मुझे साइड में ले जाके बोलता है, वैसे मैं यादव हूं। मैंने कहा भैया नाम लिख लो ना, क्यों ऐसी बात है। ये सामान्य बुद्धि जब आपकी हिलने लग जाती है तो मतलब मामला गड़बड़ है, मतलब कोई बहुत गंभीर सवाल है। ये बहुत गहरे सवाल होते हैं जिसपे हमारी कॉमन सेंस हमारा साथ छोड़ देती है, और फिर हम जिसे मार्क्स ने आइडियोलॉजी कहा था, उसके अंदर गोते लगाना शुरू कर देते हैं। अब 4-5 दिन पहले विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आए। बाकी चर्चा जो हो या ना हो, मगर पहले 1 घंटे में इस पे चर्चा शुरू हो गई कि इसका मतलब कास्ट सेंसस फेल हो गया। बड़ी व्यग्रता थी सबको, सब चैनल्स को ये साबित करने की व्यग्रता थी कि बस कास्ट सेंसस तो फेल हो गया। अच्छे खासे अखबारों के एडिटोरियल मैंने देखे, उसमें भी कह दिया कास्ट सेंसस तो फेल हो गया। अभी मैं उस पर नहीं आऊंगा, अभी मैं मुख्य बिंदु पे ही रहूंगा। जब ऐसी बात होती है तो ऐसे में, जहां जैसे हिंदू मुसलमान के सवाल पे ऊट पटांग बात लोग सोचना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में कॉमन सेंस को पकड़ के रखना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो मैं आज बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस की बातें कहूंगा, और वो कॉमन सेंस कैसे हम इस सवाल पर अपने चला सकें। यही नहीं, ये भी मेरी इच्छा होती है कि औरत मर्द के सवाल पे लोग बिल्कुल कॉमन सेंसिकल सी बातें कहना शुरू कर दें, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम कॉमन सेंस से, और एक सिंपल से उदाहरण से मैं शुरू करता हूं। हमसे कोई पूछे कि एक्सरे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या उत्तर हमारा होगा? हम कहेंगे देखो, अगर जरूरत है और अगर कोई बहुत और फीजिबल है, एक्सरे कहिए, एमआरआई कहिए, कोई कह देता है एमआरआई करवानी है कि नहीं, हम कहते हैं कि अच्छा देखो, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है और फायदा होगा तो करवा लेते हैं। ये देख लेना बहुत महंगा ना हो भैया, इतना टेस्ट या चीज इतना महंगा ना हो कि बीमारी से ज्यादा महंगा वो हो जाए। ये कॉमन सेंसिकल बात हम कहते हैं ना। हम जीवन में फैसले लेते हैं कि एक्सरे होना चाहिए, ब्लड टेस्ट होना चाहिए, एमआरआई होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सिंपल से क्राइटेरिया हमारे मन में होते हैं। इस कॉमन सेंस को मैं 5 सूत्र इस कॉमन सेंस से निकालता हूं, आप देखिएगा अगर सेंसिबल आपको बात लगे तो। पहला, हम एमआरआई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट तभी करवाते हैं अगर कोई बीमारी हो। बीमारी एग्जैक्टली क्या है हमें पता नहीं, लेकिन कुछ लक्षण होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। प्राइमा फेसी, पहली नजर में कुछ कंडीशन है, कुछ बीमारी है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, गिर गए थे, हाथ में सूजन है, कुछ प्राइमा फेसी पहली नजर में कुछ लक्षण होना चाहिए कि कुछ दिक्कत है, नंबर 1। नंबर 2, जो टेस्ट मुझे बताया जा रहा है उस टेस्ट का मेरी बीमारी से कोई संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर में मेरे को दर्द हो रहा है और मुझसे कहा जाए कि अपने घुटने का एक्सरे करवा लो, है ना। तो दोनों में कोई संबंध होना चाहिए, और कम से कम मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इस टेस्ट से, इस इन्वेस्टिगेशन से मुझे कुछ ऐसी सूचना मिलेगी जो मेरी बीमारी के लिए रेलेवेंट है। सो पहला, प्राइमा फेसी बीमारी होनी चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन रेलेवेंट होना चाहिए मेरी कंडीशन के लिए। तीसरा, संभव होना चाहिए, मतलब जितना समय मेरे पास है, जितना ऊर्जा है, जितने मतलब कई टेस्ट होते हैं, होने चाहिए, लेकिन असंभव है फलां स्थिति में। चौथा, इतना महंगा ना हो कि मेरी पॉकेट से बाहर हो। और 5वां, इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा ना हो। ठीक है ना, ये 5 चीजें हम मानते हैं।
अब ऐसा करते हैं, इन पांचों को एक एक करके हम जातीय जनगणना के बारे में देख लेते हैं। तो मैं अपनी बात को दो टुकड़ों में रखूंगा। पहले इन 5 तर्कों को देखूंगा और उसके 5 क्राइटेरिया पे देखेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि हम में से अभी किसी ने भी अपना मन नहीं बनाया है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक एक कदम करके हम ध्यान से इसको एग्जामिन करेंगे। और वो होने के बाद मैं बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसका कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि उससे हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। अगर आपको कोई कहे कि नहीं नहीं ये टेस्ट मत करवाना, क्योंकि जब तक टेस्ट ना करवाओ तब तक बीमारी नहीं है, क्यों टेस्ट करवा रहे हो, बीमारी का पता लग जाएगा, आप उसको क्या कहेंगे कि यार पागल मत बनाओ, अगर मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा तो मेरी बीमारी खत्म थोड़ी हो जाएगी, है ना। कॉमन सेंसिकल बात है। दूसरा, अगर कोई आपको कहे कि टेस्ट मत करवाओ, ये डॉक्टर की नीयत अच्छी नहीं, आप कहोगे हो सकता है, आजकल ये भी होता है, जबरदस्ती के टेस्ट भी करवाए जाते हैं, अस्पताल में पैसा बनाने के लिए भी टेस्ट करवाया जाता है। अगर वैसा है तो अलग बात है, लेकिन मुझे डॉक्टर की नीयत से क्या संबंध है भैया। मैं परसों गिरा था, हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ सूजा हुआ है, बाद में इलाज कहां करवाना है सोच लेंगे, इलाज कैसा करवाना है उस पर आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, लेकिन टेस्ट तो पहले करवा के देख लें। तो डॉक्टर की नीयत पे हम बहुत बहस नहीं करते। और तीसरा, हम इस पर भी बहस नहीं करते कि बीमारी क्या निकलेगी। कि अगर कोई कहे, एक जमाने में कहा जाता था कि ना ना टेस्ट मत करवाओ, बीमारी बड़ी निकलेगी, इलाज करवाना पड़ जाएगा, है ना। खास तौर पे गरीब के बारे में, घर में औरत के बारे में ये बातें कही जाती थी, ना ना ज्यादा मत करवाओ, मुसीबत गले पड़ जाएगी, इसको ऐसे ही चलने दो, है ना। मगर जिससे हमें प्रेम होता है उसके बारे में नहीं कहते, है ना। तो ये 3 तर्क, लेकिन आपने सुने होंगे पिछले कई महीने में ये तर्क बार बार आते हैं कि जातीय जनगणना न करवाओ, उससे जातिवाद की समस्या उसके कारण हो जाएगी। जब तक आप जातीय जनगणना न करवाएं तब तक जातिवाद नहीं। हमें यह बताया जाता है कि जातीय जनगणना की मांग करने वालों की मोटिव सही नहीं। मैं कहता हूं कि हाँ, मोटिव तो कभी भी सही नहीं होते। आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, डॉक्टर का मोटिव कहीं थोड़ा सा रहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन यहां करवा लोगे तो 4 पैसा भी उसका बन जाएगा। और मैं मान के चलता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी का मोटिव ये रहता है कि उसको अगला इलेक्शन जीतना है ना। ये केवल जातीय जनगणना के बारे में सच नहीं है, ये बात देश में गरीबों को खाना देने के बारे में भी सच है, ये बात महिला आरक्षण के बारे में भी सच है, ये बात इस देश की हर राजनीति के बारे, हर नीति के बारे में सच है। इस देश की हर बड़ी नीति राजनीति से प्रभावित होती है, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो केवल जातीय जनगणना पे क्यों उठता है सवाल। और तीसरा ये कि बीमारी पता नहीं क्या निकल जाएगी और इसका इलाज डॉक्टर पता नहीं क्या बता देगा, इसलिए आप टेस्ट मत करवाओ। ये हमें कई दिन से बताया जा रहा है। आपने देखा होगा जातीय जनगणना पे जितनी भी बहस हुई है वो जातीय जनगणना के बारे में नहीं है, जातीय जनगणना से क्या परिणाम निकलेगा और वो परिणाम निकलने पर क्या नीति बनाई जाएगी, वो नीति सही होगी या नहीं, उसके बारे में बहस है। सारी डिबेट रिजर्वेशन पे होती है, कास्ट सेंसस पे कोई बहस नहीं होती। कास्ट सेंसस करवाओगे तो उससे रिजर्वेशन बढ़ेगा, रिजर्वेशन बढ़ेगा तो उससे ये होगा, उस पे बहस होती है। कॉमन सेंस के लिए हम कभी ऐसे काम नहीं करते। टेस्ट करवाओगे तो ये बीमारी निकलेगी, डॉक्टर ये दवाई प्रेस्क्राइब करेगा, उस दवाई का साइड इफेक्ट होगा, इसलिए एक्सरे मत करवाओ। अगर कोई कहे तो हम हंसेंगे, हम कहेंगे यार क्या बातें कर रहे हो। तो इसलिए कॉमन सेंस को हम जरा थाम के रखते हैं अपने साथ और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इन 5 चीजों को देखते हैं। क्या कोई बीमारी है या नहीं,
बीमारी का जो टेस्ट है उसका बीमारी से कोई संबंध है या नहीं, ऐसी कोई सूचना मिलेगी या नहीं, फीजिबल है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। 5 पे मैं चर्चा करूंगा। पहला, बीमारी है कि नहीं। मैं समझता हूं इस देश में पिछले 150 साल से इस देश के जितने भी चिंतक हुए हैं, जितने भी राष्ट्र निर्माता हुए हैं, जिस भी विचारधारा से हुए हैं, लेफ्ट के हों या राइट के हों, यहां तक कि बीजेपी आरएसएस वाले भी हों, सब कहते हैं इस देश में एक बीमारी है। बीमारी का नाम है जाति व्यवस्था। बीजेपी वाले भी कहते हैं, आरएसएस के लोग भी ये बात कहते हैं कि जाति व्यवस्था इस देश की बीमारी है। इस देश में जाति नामक कोई समस्या नहीं है, ये कहने वाले लोग आपको मिलेंगे नहीं। हां, आजकल खासतौर पे शहरों में कुछ लोग कहने वाले मिल गए हैं कि 50 साल पहले होती थी, अब समाप्त हो गई है ना। लेकिन समाप्त हो गई है या नहीं है, ये जानने के लिए भी आपको टेस्ट चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि इस देश में जाति व्यवस्था और जातीय ऊंच नीच नामक कोई बीमारी कम से कम पहली नजर में दिखाई देती है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अमेरिकी बीमारी का हम जिक्र कर रहे हो। अमेरिका में रेशियल प्रॉब्लम होती हैं, हमारे यहाँ नॉर्मली जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ नॉर्मली नहीं होती। तो पहली बात, और इसमें लंबा चौड़ा मैं नहीं समझता कि कोई बहस की गुंजाइश है, कि हमारे देश में कम से कम पहली नज़र में, जैसे कहते हैं ना सरदर्द है, कुछ तो है, पहली नज़र में इस देश में जाति व्यवस्था नामक कोई चीज़ है। और बहुत लोग कहते हैं कि जातीय ऊंच नीच है कि नहीं है पता कर लेंगे, लेकिन पहली नज़र में कुछ चीज़ तो है जिसकी जांच करने की जरूरत है। जाति व्यवस्था नामक बीमारी का उन्मूलन होना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं। कागज पे तो कहते हैं, व्यवहार में करते हो नहीं करते हो वो अलग बात है। तो जाति व्यवस्था नामक बीमारी है, उसका उन्मूलन करने की आवश्यकता है। ये इस देश की सभी विचारधाराएं कहती हैं, सभी पार्टियां कहती हैं, संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। बहस नहीं हो सकती। बहस इस पे हो सकती है कि क्या जातीय जनगणना इसके लिए उपयोगी है या नहीं, उस पे बहस हो सकती है। कोई ना कोई बीमारी है, कुछ ना कुछ समस्या, इसके बारे में तो बहस नहीं हो सकती। असली बहस का मुद्दा स्टेप 2 है। क्या जातीय जनगणना से जाति व्यवस्था और जातीय ऊंच नीच की जो समस्या है उसे सुलझाने में मदद मिलेगी या नहीं, उस बीमारी को डायग्नोज करने में हमें मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके लिए हम समझ लें कि जातीय जनगणना क्या है और क्या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में जो जातिवार जनगणना का समर्थन भी करते हैं, उनके मन में भी ये स्पष्ट नहीं है कि जातिवार जनगणना क्या है। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगी, लेकिन मैं मानते हुए कि आपको नहीं पता बता देता हूं, क्योंकि पुराना मास्टर रहा हूं। टीचर वाली आदत है कि टीचर को मान के चलना होता है, क्लास में किसी को कुछ पता नहीं है उसके बाद बताना हो। क्योंकि आमतौर पे मैं सुनता हूं, सिर्फ सड़क पे नहीं, टीवी पे भी सुनता हूं, संसद में भी सुनता हूं, कि लोग मान के चलते हैं कि जातीय जनगणना का मतलब है कि देश में किस जाति की आबादी कितनी है उसकी गिनती करना। कास्ट सेंसस इज अबाउट काउंटिंग द पॉपुलेशन शेयर ऑफ ईच कास्ट इन दिस कंट्री। ये मैं सुनता हूं लोगों के कान में। ये सही धारणा नहीं है। ये तो है, लेकिन जातिवार जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण काम ये नहीं है। जातियों, ये तो बिल्कुल, अगर आप मेडिकल एग्जाम्पल ही इस्तेमाल करना चाहें तो ये तो वेइंग मशीन वाला काम है कि वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, 60 किलो, 70 किलो, 40 किलो, 50 किलो पता लग गया। जातिवार जनगणना केवल वेइंग मशीन नहीं है। जातिवार जनगणना एक्सरे या MRI है। क्यों? क्योंकि जातिवार जनगणना हमें समाज की
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में सूचना देती है। जातिवार जनगणना केवल जातियों के बारे में नहीं है, वो शिक्षा के बारे में है, वो आर्थिक आधार के बारे में है, वो सामाजिक विषमता के बारे में है। आमतौर पे मैं ये सुनता हूं, लोग कहते हैं सन 1931 के बाद से इस देश में कभी जातियों की गिनती नहीं हुई है, पहली बार ये की जा रही है। ये धारणा भी गलत है। इस देश में सन 1951 के बाद से हमेशा एक जातिवार जनगणना हो रही है, एक सीमित अंश में। जब भी आपके घर में कोई सेंसस करने आता है, नॉर्मली स्कूल टीचर आते हैं, वो आपसे क्या पूछते हैं? आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, हर मेंबर का जेंडर क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, सब रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद पूछते हैं, और ये आज की बात नहीं है, 1951 से सदैव होता आ रहा है, आपसे पूछा जाता है क्या कि आपकी जाति क्या है, क्या आप SC ST में हैं या नहीं हैं। और यदि आप SC ST में हैं तो आपसे आपकी जाति पूछी जाती है, वो रिकॉर्ड की जाती है। तो SC ST की जनगणना इस देश में 1951 से हर बार की जा रही है। और केवल SC ST की ओवरऑल गणना नहीं होती, अलग अलग जाति की पूरी गणना होती है। महाराष्ट्र में महार जाति के कितने लोग कहां पे, किस ब्लॉक, किस तहसील, किस गांव में हैं, इसके आंकड़े सदैव उपलब्ध रहे, केवल जनसंख्या के नहीं। महार जाति के कितने लोग मैट्रिक पास हैं, नंदुरबार के किस गांव में, किस आदिवासी समुदाय के कितने लोग मैट्रिक पास हैं, इसका आंकड़ा हमेशा उपलब्ध रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं। तो कोई कहता है कि देश में कभी जाति की जनगणना नहीं हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। SC ST and each caste and tribe within SC ST has always been enumerated in this country. The data is public, it is available all the time. हमारे यहाँ कई सोशल साइंटिस्ट बैठे हैं, दिन रात सोशल साइंटिस्ट उस डेटा का प्रयोग करते हैं। सो क्या सूचना नहीं है? ये सूचना हमें बाकी के बारे में नहीं पता। बाकी में कौन बच जाते हैं? दो बड़े वर्ग, एक है OBC और एक है जनरल। इन दो वर्गों के बारे में हमें सूचना प्राप्त नहीं। और जिसे हम जातिवार जनगणना कहते हैं, वो पहली बार पूरे समाज का ये गिनती करेगी। मतलब जो, और इसका सिर्फ छोटा सा मतलब है, इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या कर दी जाती है, पता नहीं कैसा बम फूटने वाला है, पता नहीं कैसी असंभव चीज होने वाली है। इसका मतलब केवल ये है कि वो जो स्कूल टीचर आपके घर आएगी और आप कहेंगे मेरी जाति मराठा है, पहले वो कहती अच्छा आप SC ST नहीं, आप जनरल में टिक कर देती और आपकी मराठा जाति नोट नहीं करती। अब जातिवार जनगणना का मतलब केवल इतना होगा कि उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा, वो मराठा आपकी जाति नोट कर देगी और उसके लिए जो सेंसस में कोड होगा वो कोड टिक हो जाएगा। बस ऑपरेशनली केवल इतना काम है, इससे फालतू कुछ नहीं। कोई ब्राह्मण होगा, कोई कुछ होगा, बस आपकी जाति नोट हो जाएगी। ऑपरेशनली इससे फालतू कुछ भी काम नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि इतना मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल बनाने की चीजें हैं। इससे फायदा क्या होगा? क्या सूचना मिलेगी? पहली सूचना कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है। SC ST का तो हमें पता है, लेकिन बाकी जातियों का नहीं पता है। वो सब जातियों का आपको महाराष्ट्र में पता लग जाएगा, उत्तर भारत में पता लग जाएगा, कितने यादव, कितने कुर्मी, कितने कोयरी, कितने कुशवाहा, कितने धोबी, नाई, तेली, सब पता लग जाएगा। OBC का भी पता लगेगा और जनरल का भी लगेगा। ये जनरल बड़ी अजीब चीज है इस देश में, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। तो आपको इसकी जनसंख्या पता लग जाएगी, नंबर 1। नंबर 2,
और वो सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें से हर जाति की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति आपको पता लग जाएगी। क्या क्या पता लगेगा? आपको पता लगेगा हर जाति में एज वाइज कितनी पॉपुलेशन है, जेंडर वाइज कितने हैं, मर्द औरत, क्योंकि एज रिकॉर्ड होती है, जेंडर, एजुकेशन, हर व्यक्ति की एजुकेशनल अचीवमेंट कितनी है, इसका आंकड़ा आपको हर जाति का मिलेगा। तीसरा, उसमें हर परिवार के बारे में सेंसस में रिकॉर्ड किया जाता है, आपका घर पक्का है, कच्चा है, कितने कमरे हैं आपके घर में रिकॉर्ड किया, टाइप ऑफ हाउस रिकॉर्ड किया जाता है, आपके घर में बिजली है या नहीं है, आपके घर में पानी कहां से आता है, घर के अंदर पानी है, बाहर से पानी लेके आते हैं, कुएं से पानी लेके आते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। आपके घर में खाना कैसे बनता है, कुकिंग गैस से बनता है, चूल्हे से बनता है, ये सेंसस में रिकॉर्ड किया जाता है। और आपकी एसेट्स क्या है, खासतौर पे घर में 4 व्हीलर है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है, इन चीजों को दर्ज किया जाता है। मतलब जातिवार जनगणना से आप पहली बार ये बता पाएंगे कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अगर कुणबी समाज है तो कुणबी समाज के कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितनों के घर में कार है, कितनों के घर में कंप्यूटर है, कितने के पास बिजली है नहीं है, पानी है नहीं है, ये सब सूचना पहली बार मिलेगी। और ये सूचना आपको केवल महाराष्ट्र के स्तर पे नहीं मिलेगी, केवल नंदुरबार जिले की नहीं मिलेगी, हर गांव की सूचना आपको मिलेगी। इसलिए सेंसस जरूरी है। सेंसस और सर्वे में ये अंतर होता है। सर्वे आपको एक मोटा सा पूरे देश का अनुमान दे सकता है, हमारे बीच कई सर्वे रिसर्चर बैठे हैं, सर्वे से एक मोटा अनुमान लग जाता है, सैंपल सर्वे से। लेकिन केवल सेंसस है जो आपको गांव के स्तर पर प्रामाणिक सूचना दे सकता है। सो दिस इज एमआरआई। मतलब वो अगर आप देखें ना तो एक्सरे और एमआरआई में इतने छोटे छोटे स्लाइसेस आपको दिखने को मिलते हैं। कभी आपने देखा हो एमआरआई कैसा दिखता है? तो ये एमआरआई देता है आपको। तो सिर्फ वेइंग मशीन नहीं है, एमआरआई है, ये पूरी तस्वीर आपकी आंख के सामने रखते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या ये सूचना होनी चाहिए? मैं 5-7 सवाल आपको बताता हूं जिसका उत्तर हम इस सूचना के बिना नहीं दे सकते। पहला, क्या इस देश में जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण है या कि पिछले 70 साल में जाति व्यवस्था समाप्त हो गई है? जाति की ऊंच नीच इस देश में बची है या नहीं है, ये आपको इससे पता लग जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जातिवार जनगणना से केवल SC, ST और OBC का ही पता नहीं लगेगा, आपको जनरल का भी पता लग जाएगा। ये जनरल, जैसे मैंने कहा, बड़ी विचित्र चीज है। ऐसा लगता है कि इस देश में, देखिए, जनरल वो होता है जो सामान्य है ना, और बाकी छोटे मोटे अपवाद होते हैं। तो अमेरिका में व्हाइट लोग हैं, वो जनरल हैं, ब्लैक, हिस्पैनिक, इंडियन, चाइनीज, ये सब थोड़े से छोटे छोटे एक्सेप्शन हैं। और आज भी हमारे देश की मानसिकता ऐसी है कि ये जो जनरल हैं ये तो नॉर्मल हैं, बाकी सब थोड़े थोड़े एबनॉर्मल हैं, छोटी छोटी कैटेगरीज हैं। बड़ी विचित्र बात है कि ये देश 20% को नॉर्मल मानता है, 80% को एबनॉर्मल मानता है। अमेरिका में समझ आता है, जहां 85% व्हाइट हैं वहां समझ आता है, यहां तो 85% दूसरे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि चलिए SC, ST, OBC को तो आपने सोशल वेलफेयर स्कीम बनाने हैं, ये जनरल का पता करने का क्या फायदा, इससे क्या मिलेगा? पहले मैं खुद इस सवाल पे थोड़ा डावाडोल था, मतलब मुझे लगता था इतनी मेहनत मशक्कत करने का क्या फायदा है, ये सब क्यों करें। मगर प्रोफेसर सतीश देशपांडे के लेखन ने मेरा विचार बदला इस सवाल पे। उन्होंने समझाया, फिर मुझे समझ आया थोड़ा ध्यान से। उन्होंने कहा, भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जनरल का पता करना है, क्योंकि जब तक आपको प्रिविलेजेस का पता नहीं लगता तब तक आप अंडर प्रिविलेजेस को काउंट नहीं कर सकते।
प्रिविलेजेस का पहले पता करो। और दुनिया में हर जगह जो रूलिंग क्लास होती है ना, वो आपको सब कुछ बताने को तैयार है, अपने बारे में बताने को तैयार नहीं। बाकी सब पता करो, हाँ ये बेचारा एससी है, बेचारा एसटी है, बेचारा ओबीसी है, हाँ इसका कुछ पता कर लो, मैं तो नॉर्मल हूं, नॉर्मल तो नहीं। और दुनिया में कहीं भी, ये सिर्फ मैं जाति के बारे में नहीं कह रहा हूं, चाहे पुरुष सत्ता हो, चाहे अमीरों की सत्ता हो, अडानी अंबानी की सत्ता हो, या जातीय व्यवस्था की सत्ता हो, उसमें जो प्रिविलेज्ड है, जब तक आप उसके चेहरे से नकाब नहीं उतारते, तब तक आप समाज की सच्चाई नहीं जान सकते। और जातिवार जनगणना पहली बार आपको जो जनरल है उसके प्रिविलेजेस आपके सामने रखेगी। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक नॉर्म चाहिए ना, यहां से मेजर करना। तो जिस दिन आपको पता लग गया कि जनरल के कितने प्रतिशत लोग ग्रेजुएट हैं, उससे आप नाप सकते हैं कि बाकी सबकी क्या अवस्था है। बाकी सब उसके बराबर है, उससे ऊपर पहुंच गए, नीचे है, पता लग जाएगा, है ना। किन किन सवालों का जवाब मिलेगा? पहला, जैसे मैंने कहा, हमें पता लग जाएगा कि क्या जाति व्यवस्था समाप्त हो गई है इस देश में। बहुत लोग कहते हैं, इतने लोग मुझे मिलते हैं, और खास तौर पे अगर मैं कभी IIT IIM वगैरह चला जाता हूं, वहां तो इतने लोग कहते हैं, बट आई डोंट नो माय कास्ट। मैं कई बार कहता हूं, भैया अपनी कास्ट ना जानना सबसे बड़ा कास्ट प्रिविलेज है इस देश का। सिर्फ प्रिविलेज लोगों को ही कास्ट नहीं पता होती इस देश में, और वो जातीय प्रिविलेज की वजह से कास्ट नहीं पता आपको, लेकिन वो कहते हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि अच्छी बात है, आपको अगर लगता है कि इस देश में जाति खत्म हो गई है, जातिवार ऊंच नीच नहीं बची, सिर्फ गरीब अमीर की ऊंच नीच बची है, और वो सब समाज में है। मेरे को कहते हैं लोग, देखिए गरीब अमीर का है डिफरेंस, हर कास्ट में गरीब अमीर है, किसमें नहीं है, ये जाति की बात आप क्यों करते हैं? मैं उनको कहता हूं कि ठीक है, मैं आपके सवाल को एक वैलिड सवाल मानता हूं, ये एक एम्पिरिकल सवाल है, इसका जवाब मिल सकता है। वो कहते हैं कैसे? मैं कहता हूं कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस इस सवाल का जवाब दे सकता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग इस देश में रिजर्वेशन का ईमानदारी से विरोध करते हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का बहुत लोग विरोध करते हैं, और कई लोग ईमानदारी से विरोध करते हैं। मैं हर एक को बेईमान नहीं मानता, हर तर्क में मान लेना कि दूसरा व्यक्ति बदनीयती से आपका विरोध कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। काफी लोगों को, खासतौर पे अर्बन इंडिया में आजकल लगता है कि यार कौन सी पुरानी चीजें तुम उठा के ले आए हो, ये चीजें थी, खत्म हो गई, अब मैं इसके लिए थोड़ी जिम्मेवार हूं, छोड़ो ना, अब आगे बढ़ो, देश को आगे लेके जाओ, और ये सब चीजें अब खत्म हो गई। तो मैं उनसे कहता हूं, अगर आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं, ईमानदारी से अगेंस्ट हैं, तो आपको सबसे पहले कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग करनी चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस आएगा, और अगर आपकी बात सच है तो 1 मिनट में पता लग जाएगी कि इस देश में ब्राह्मणों में उतने ही ग्रेजुएट हैं जितने इस देश में मुसहर समाज में ग्रेजुएट हैं, दोनों बराबर हैं, पता लग जाएगा। इस देश का गौंड आदिवासी, संथाल आदिवासी और कायस्थ दोनों की एजुकेशन बराबर है, पता लग जाएगा। या गरीबों की संख्या, अगर गरीबी अमीरी ही देखना है तो गरीब जितने ब्राह्मण में है उतने ही गरीब बाकी सब जातियों में है, ये बात पता लग जाएगी। जितना ठाकुर के घर में गरीबी है उतना ही जाटव के घर में गरीबी है, पता लग जाएगा। यादव के घर में कितनी गरीबी है, पता लग जाएगा, आपकी बात प्रमाणित हो जाएगी। तो मैं बार बार कहता हूं, आप अपनी बात के लिए प्रमाण क्यों नहीं चाहते? आप इतना आश्वस्त हैं कि जाति इस देश में समाप्त हो गई है, अब जाति नहीं बची, अब केवल गरीब अमीर बचे हैं, लेकिन इसका आंकड़ा मत इकट्ठा कर लेना। ये कैसे हो सकता है यार? थोड़ा सा तो ईमानदारी करो। आपको तो कहना चाहिए कि चलो आंकड़े इकट्ठा करो, मेरी बात सच निकलेगी, चलो पूरे देश में करते हैं आंकड़े। ये क्यों ऐसा मानस होता है कि मुझे पक्का सच पता है लेकिन उसकी जांच तुम मत कर लेना? क्योंकि मुझे भी पता है कि जांच करने पे क्या निकलेगा, सबको पता है जांच करने पे क्या निकलेगा, और बिहार में निकल गया वो सब। इसीलिए विरोध होता है इसका, क्योंकि मुझे पता है जब आप एक्सरे के लिए जा रहे हो और कोई आपको कहे कि नहीं एक्सरे क्यों करवा रहे हो, छोड़ो ना, पैसा खर्च हो जाएगा, आप कहते हो कि नहीं दर्द हो रहा है, जरा एक बार करवा ही लेते हैं, और फिर वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है देखो
एक्सरे नहीं करवाने दूंगा। वो आपका मित्र तो नहीं है ना। शायद उसके मन में यह है कि एक्सरे में निकला तो इस आदमी को 15 दिन की छुट्टी देनी पड़ जाएगी। यही कुछ तो है प्रॉब्लम, यही मनस्थिति यहाँ पे। तो पहला, हमें पता लग जाएगा कि इस देश में जातीय विषमता है कि नहीं है। दूसरा, ये जो कहा जाता है और जो वास्तव में कई मायनों में सच भी है कि क्या रिजर्वेशन का फायदा केवल चंद जातियों को मिला है, ये बात अक्सर कही जाती है और मेरी समझ में ये बात आंशिक रूप से सच है। ये बात एससी के अंदर सच है, एसटी में भी सच है और उससे ज्यादा ओबीसी के बारे में तो 100% सच है। बात मैं जानता हूं, 100% कह रहा हूं बिना सर्वेक्षण के, क्योंकि समाज में घूमता रहता हूं। लेकिन निश्चित ही एक तरफ ओबीसी में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है, जिनके पास एमएलए भी है, जिनके पास डिग्री है। दूसरी तरफ ओबीसी में ऐसे लोग हैं, खासतौर पे सर्विस कम्युनिटी, आर्टिजन कम्युनिटी, जिनके खानदान में 2 व्यक्ति आपको बीए बीएससी नहीं मिलेंगे, दोनों को आपने ओबीसी कैटेगरी के अंदर डाल रखा है। तो इसका पता तो लगना चाहिए ना, कौन ऊपर कौन नीचे। तीसरा, क्रीमी लेयर। क्या क्रीमी लेयर है या नहीं है, क्रीमी लेयर कहां फिक्स करनी चाहिए, हर बार अखबार में डिबेट होती है। मैं कहता हूं क्यों डिबेट कर रहे हो, इसको चेक कर लो ना, सर्वे से सेंसस कर लो, आपको पता लग जाएगा क्रीमी लेयर कहां होनी चाहिए कि नहीं। क्या इन जातियों में कोई क्रीमी लेयर है या नहीं है तो क्या कट ऑफ पॉइंट उसका होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा। और इन सब सवालों पे दिन रात इस देश में बहस होती है। आप कहीं चले जाइए, 2 मिनट आरक्षण पे बात कर लीजिए, लोग कहेंगे लेकिन आपको पता नहीं वो तो कितने खानदानी हैं, पता है इन लोग कुछ जाति विशेष का नाम लेंगे, अरे ये तो पता है कितने आगे निकल गए, अब तो भैया बस ये सब बातें कहने की रह गई हैं, कोई पीछे नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार इसको चेक कर लो ना, आप इतना आश्वस्त हो अपने इसके बारे में, तो क्यों नहीं हम करें। और ये बात मेरे कहने की नहीं है, ये बात इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट्स ने बार बार कही है। कोर्ट्स ने हमेशा कहा है कि रिजर्वेशन की कोई भी नीति बनानी हो या उसमें कोई भी चेंजेस करने हो, वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। तो हम वो एविडेंस क्यों नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने रोहिणी आयोग का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में 1991 में कहा था कि हर 10 साल के बाद समीक्षा होनी चाहिए कि कौन सी जातियां या समूह अभी भी ओबीसी में रहने चाहिए, कौन से नहीं रहने चाहिए। क्यों नहीं समीक्षा इसकी होनी चाहिए, सब आंकड़े पता लग जाएंगे। तो मैंने इस सवाल पे समय इसलिए लगाया क्योंकि इसके बारे में कुछ मिथ्या धारणा है जो हमारी ठीक होनी चाहिए। तो पहले बीमारी है, दूसरा ये जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं जिसका नाम है कास्ट सेंसस, ये इस बीमारी के इलाज में, डायग्नोसिस में कुछ मदद दे सकता है, ये तो अब आपको लग रहा होगा। तीसरा सवाल है कि फिजिबल है या नहीं है, एफोर्डेबल है या नहीं। चौथा सवाल, उसका मेरे पास केवल एक ही उत्तर है, बिहार। अगर बिहार में एफोर्डेबल है तो पूरे देश में एफोर्डेबल है, अगर बिहार में फिजिबल है तो पूरे देश में फिजिबल है। इस पे और तर्क करने की कोई जरूरत नहीं। इतनी बहस होती है, कैसे करेंगे कास्ट सेंसस, कास्ट का तो नाम ही नहीं पता आपको इस देश में, तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। अच्छा, इस देश में कास्ट की लिस्ट कहां से बनेगी, सब बनेगी कि नहीं, कोई अंतरिक्ष से तो कास्ट आई नहीं है पिछले 15-20 साल में इस देश में कोई नई कास्ट बनी हो, कोई अंतरिक्ष से गिरी हो, ऐसा तो है नहीं। हमारे पास 1931 की लिस्ट बनी हुई है, और अगर 31 की अंग्रेजों की लिस्ट पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, भारत सरकार का एक विभाग है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने बहुत बड़ा सर्वे करके 90 वॉल्यूम की एक रिपोर्ट छापी हुई है जिसका नाम है पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें इस देश के हर राज्य की हर जाति का विवरण लिखा हुआ है। ये कोई इनफॉर्मल किसी सोशल साइंटिस्ट की किताब नहीं है, ये भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो पिछले 20 साल से पड़ा है। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब लिस्टें पड़ी हुई हैं। ये सब बहाने इसलिए बनाए जाते हैं कि करना नहीं चाहते। तो फिजिबल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बिहार ने दिखा दिया फिजिबल हो सकता है।
बिहार में लिस्ट बनाई, कितनी निकली? 209 जातियों की लिस्ट निकली है बिहार में। बिहार में 209 हैं, देश में बनाएंगे 1000-1500 निकल आएंगी टोटल जातियां, 3000 होंगी। एससी की लिस्ट ऑलरेडी देश में है, एसटी की लिस्ट देश में ऑलरेडी है, ओबीसी की लिस्ट भी है। भाई जिस लिस्ट के बेसिस पे आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बना सकते हो, उसको आप सेंसस में तो रिकॉर्ड कर ही सकते हो ना। बच गए अपर कास्ट, जनरल। जनरल की जो लिस्ट है वो जैसा मैंने कहा 31 में बनी हुई है, पीपल ऑफ इंडिया में बनी हुई है, और कम से कम ये एक वर्ग ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई व्यक्ति कुछ जानता नहीं। हर सरकारी दफ्तर की हर कुर्सी पे बैठा हुआ है ये वर्ग, छुपा हुआ वर्ग नहीं है, ये मिल जाएगा। एफोर्डेबिलिटी, पूरे देश भर में जब ये एफोर्डेबिलिटी का तो बिल्कुल सिंपल तर्क है, मैंने आपको बताया ना, जब देश में सेंसस होगा, उस सेंसस में कोई व्यक्ति ऑलरेडी आपके घर में आके आपसे पूछता है आपकी जाति क्या है। आप जब कहते हैं ब्राह्मण तो वो जनरल टिक कर देता है, अगली बार वो टिक करने के बजाय ब्राह्मण नोट कर देगा। इसमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा आप इसका अनुमान लगा लीजिए, बस इतना ही एक्स्ट्रा खर्चा है। इसके अलावा बाकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो अब सुनता हूं मैं इस देश में आईटी काफी आगे बढ़ गई है, तो शायद ये काम भी कर लेती होगी। तो बच्चों के कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो फिजिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी कोई सवाल नहीं है। अंतिम सवाल साइड इफेक्ट का, वो गंभीर सवाल है। साइड इफेक्ट हमें बताया जाता है कि इससे देश में जातीय द्वेष बढ़ेगा। काफी लोग कहते हैं, गंभीरता से कहते हैं, और मैं इस तर्क को गंभीरता से लेता हूं। इस तर्क को मैं उड़ा भी सकता था, ये कह के हम उड़ा सकते हैं कि अच्छा बताओ तो ऐसी क्या बात इस देश में जातीय जनगणना से पता लग जाएगी जो इस देश के हर व्यक्ति को पता नहीं है। इस देश के गांव में कौन सा गांव है जहां एक भी व्यक्ति दूसरे की जाति न जानता हो? इस देश के गांव में और कुछ भी सूचना छुपी हो, जाति छुपी हुई नहीं। केवल शहरों में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स के अंदर ये बात छुपी हुई है, उसके अलावा कहीं छुपी हुई नहीं। शहरों की बस्ती में भी छुपी हुई ये बात नहीं है, केवल ये जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स होते हैं उसमें नहीं पता होता, उसमें भी पता होता है, कुछ विशेष अवसर पे पता लग जाता है, खरीदते वक्त ही पता चलता है। जी जी जी, नाम से, कई चीजों से, है ना। तो मैं कह सकता था कि क्या मजाक कर रहे हो, इस देश में किसे नहीं पता, किसको उल्लू बना रहे हो। मैं दूसरी बात और गंभीर भी कह सकता हूं, जब इस देश में SC ST की गिनती नियमित रूप से होती है, खाली SC ST की नहीं, इस देश में लैंग्वेज की गिनती भी होती है, खाली लैंग्वेज नहीं, रिलीजन की गिनती भी होती है। पिछले 70 साल से हमेशा रिलीजन रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप हर गांव के बारे में नहीं, क्योंकि सरकार रिलीज नहीं करती, हर ब्लॉक लेवल पे आप पूछ सकते हैं कि किस धर्म की कितने धर्मावलंबी हैं, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है। जब वो करने से दंगे नहीं हुए, SC ST पूछने से नहीं हुए, तो OBC और जनरल पूछने से कैसे हो जाएगा। लेकिन मैं इस तर्क को और भी गंभीरता से लेता हूं। मैं इस बात को, ये बात जरूर है कि जब पूरे देश में जातिवार जनगणना होगी तो एक माहौल थोड़ा सा जाति के बारे में जानने का और हल्का सा टेंशन देश में बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस भी चीज पे, अगर आप महिला पुरुष की बात करते हैं, जब पूरे देश में महिलाओं के रिजर्वेशन की बात होती है तो महिलाओं के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ती है पूरे देश में। वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन जाति के केस में अगर अवेयरनेस बढ़ेगी, उसमें थोड़ी नेगेटिविटी आने की गुंजाइश है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए? मेरे विचार से 3 चीजें करनी चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट है, मैं मानता हूं कि इसका एक छोटा साइड इफेक्ट है, लेकिन उस साइड इफेक्ट का इलाज है। इलाज उसका 3 है। पहला, आप केवल जो दवाई है और चर्चा है, केवल जाति पे मत कीजिए, कास्ट, जेंडर, लोकेलिटी और क्लास, इन चारों की एक साथ चर्चा कीजिए, क्योंकि इस देश में विषमता और अन्याय केवल जाति पे आधारित नहीं है, जेंडर है, क्लास है और लोकेशन है, तीनों का है। अगर चारों की एक साथ चर्चा आप करेंगे तो केवल जाति ऊपर नहीं उठेगी। दूसरा, इस पर आप यदि एक राजनीतिक कंसेंसस बना लेंगे
तो इससे देश में टेंशन नहीं होगा। याद रखिए, इस देश की संसद सन 2010 में यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी के लोगों ने पूरा समर्थन किया था उसको। जो चीज पॉलिटिकल, आज उसमें वो पलट रहे हैं, आज वो भूल गए हैं खुद कि उन्होंने क्या किया था। लेकिन ये अगर पॉलिटिकल कंसेंसस से होता है तो उसमें ये तीखापन आने की गुंजाइश कम होगी। और तीसरा, मेरा एक रिकमेंडेशन है, जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, देर करेंगे तो इससे टेंशन बढ़ेगा। जितनी सही बात को आप जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, उस पर क्लीवेजेस और टेंशन नहीं खड़े होते। अगर आप 10 साल तक इस देश में बहस करेंगे कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके बाद करेंगे तो टेंशन बढ़ेगा। जितना इजीली इसको कंसीड कर दीजिए, नॉन इशू बन जाएगा। तो साइड इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट मैनेजेबल है। और क्या साइड इफेक्ट इतना बड़ा है कि जिसके चलते हमें टेस्ट ही नहीं करवाना चाहिए? कतई नहीं। तो मैं इसलिए कॉमन सेंस की बात कर रहा था कि हम कॉमन सेंस को बना के रखें कि ओवरऑल इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अब बचे हुए समय में थोड़ा सा 10 मिनट में मैं आपको बिहार का उदाहरण लेके बता देता हूं कि क्या हुआ। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, क्योंकि 10 साल की जनगणना तो हो नहीं रही है, उसके साथ नहीं हुआ। और वैसे भी बिहार सरकार को तो लीगल राइट ही नहीं है वो करने का। तो बिहार सरकार ने जो करवाया वो टेक्निकल अर्थ में सेंसस है, लेकिन लीगल अर्थ में सेंसस नहीं। टेक्निकल सेंसस इसलिए है क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन का किया गया, और कोई भी चीज जो पूरी पॉपुलेशन की होती है टेक्निकली उसे सेंसस कहना चाहिए। लेकिन लीगली वो एक सर्वे है। बिहार सरकार ने बिहार के हर घर का एक सर्वे करवाया। सर्वे में उन्होंने उतने सारे सवाल नहीं पूछे जो पूछने चाहिए थे, लेकिन बेसिक सवाल पूछे। जाति क्या है, घर में कंप्यूटर है नहीं है, कार है नहीं है, टू व्हीलर है नहीं है, और शिक्षा क्या है, और नौकरी सरकारी है कि नहीं है, ये सवाल भी पूछा है जो सेंसस में नहीं पूछा जाता। ये सब पूछा है। परिणाम क्या निकले हैं? पहली इंस्टॉलमेंट आई जिसमें केवल वो आया था कि किस जाति की आबादी कितनी है। उसी में पता लग गया कि जातिवार सर्वेक्षण का क्या फायदा है। सब लोगों का अनुमान था, मेरा अपना अनुमान था कि बिहार में अपर कास्ट हिंदूज 15-16% होंगे। अगर आप मुझसे पूछते 6 महीना पहले, 25 वगैरह तो नहीं है, लोग खामखा बढ़ा के कहते हैं, लेकिन मैं सोशलॉजिकली मेरा अनुमान था 15-16% अपर कास्ट हिंदू होंगे, फिर कुछ अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं, कुल मिला के 20% के करीब अपर कास्ट बिहार में है। फाइनली क्या निकला? बिहार की जो 4 बड़ी अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वैश्य और कायस्थ, 5, ये पांचों मिला के बिहार में 10.4% है। अनुमान से 10.4%, चारों मिला के। आप किसी सेमिनार में चले जाइए, किसी जगह दिल्ली में घूम आइए, आपको बिहार के बहुत लोग मिलेंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, जितने मिलेंगे उसमें से कम 70% इन 4 जातियों के होंगे, जिनकी जनसंख्या बिहार में सिर्फ 10.4% है। अगर मुस्लिम्स को भी मिला लिया जाए, अपर कास्ट मुस्लिम्स को, उसके बारे में अलग से कुछ कहूंगा, कुल मिला के 15% जनरल कैटेगरी बिहार में है, 85% SC ST OBC है। SC ST का सबको पता ही था पॉपुलेशन बिहार में, वो कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि OBC में जो BC है, यानी कि जो अपर OBC है, जिसमें यादव, कुर्मी, कोयरी, ये सब लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 26% है। और जो EBC बिहार में कहा जाता है, लोएस्ट BC, उसकी पॉपुलेशन 37% है। 37 + 26, 63% OBCs बिहार में हैं। तो ये पहला बड़ा डिस्क्लोजर था।
और इसी से हड़कंप मच गया। बिहार में ब्राह्मण कितने हैं, हर एक का मानना था 5, 6, 7% होंगे, पता लगा 4% से कम है। तो ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, पहला स्टेप था। लेकिन वो तो वेइंग मशीन का काम हुआ। एमआरआई से क्या निकला, जो बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट डेटा की रिलीज हुई है, और मुझे अफसोस है कि इस देश के मीडिया में कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई। आपको पता नहीं इस पे कुछ लेख भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इतना महत्वपूर्ण सर्वे आया, इतनी महत्वपूर्ण सूचना पहली बार आई, कहीं उसका जिक्र नहीं हुआ। और मीडिया में क्या चर्चा हुई कि नीतीश कुमार ने उस रिपोर्ट को पेश करते समय महिलाओं के बारे में क्या वाक्य बोला, जो वास्तव में गलत वाक्य था। चर्चा केवल उस पर हुई। वो 120 पेज की रिपोर्ट जो आंकड़े देती है, उस पर पूरे देश में कोई चर्चा नहीं। वो आंकड़े क्या दिखाते हैं, वो आंकड़े दिखाते हैं कि अगर आप, वो आंकड़ा आपको बिहार की हर जाति की इकोनॉमिक कंडीशन बताता है। और अगर 50,000 से ऊपर की इनकम को अगर हम अमीर मान लें, पुणे शहर में शायद उसको अमीर नहीं माना जाएगा, लेकिन बिहार में केवल 3% लोगों के पास इतनी इनकम है। फैमिली इनकम पर मंथ 50,000 प्लस बिहार में केवल 3% लोगों के पास है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एससी में, एसटी में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एसटी बहुत कम है बिहार में, शेड्यूल ट्राइब बहुत ही मार्जिनल है। एससी में 2%, ईबीसी में 2%, ओबीसी यानी कि जो अपर बीसी है उसमें 4%, जनरल में 10%। मतलब 1 और 5 का रिलेशनशिप है बिटवीन अपर कास्ट एंड द एससीएल और ईबीसी। शिक्षा में आप देखिए, शिक्षा में अगर आप उनको इकट्ठा कर लें, वो डिग्री जिससे नौकरी मिल सकती है, एमए, एमएससी, एलएलबी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, हालांकि एमए एमएससी से मिलती नहीं है लेकिन मैंने उसको भी शामिल कर लिया। ये सारी डिग्री को अगर आप जोड़ दें तो ये मतलब एक थोड़ा हाई एजुकेशन आप इसको कह सकते हैं। इसका बिहार में औसत है 2%, ये 4% एवरेज है बिहार में इसका। टोटल पॉपुलेशन में केवल 4% लोगों के पास ये सब डिग्री है। शायद मैं एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने अपने लेख में लिखा है इसको। मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 10,000 में से केवल 200 लोगों के पास ये डिग्री है। 2% का मतलब ये है। ये जनरल में कितना है, जनरल में 500 से ऊपर है, बीसी में ये 200 है, ईबीसी में 100 से कम है और एससी में 50 से कम है। कितना स्ट्रेट रिलेशनशिप है। अगर आपको और एक्सट्रीम बताऊं, जाति लेके बताऊं, जाति का नाम केवल मैं ले रहा हूं इसलिए ताकि आपको बताने के लिए, कायस्थ एक जाति है, उत्तर भारत में है, महाराष्ट्र में शायद उतना नहीं है। कायस्थ जाति है जो ट्रेडिशनल लिटरेरी लोग हैं, जो इनका पढ़ना लिखना जिनका काम था। कायस्थ में 10,000 में से 1,080 लोगों के पास ये डिग्री है, 10.08%। मुसहर बिहार में एक कास्ट है जो दलित में भी अति दलित है। वहां 10,000 में से कितने लोगों के पास ये डिग्री है? 1। 1 वर्सेस 1080 ये रिलेशनशिप है इस देश में आज शिक्षा का। और हम कहते हैं जाति नहीं है इस देश में। 1 वर्सेस 1080, कायस्थ और मुसहर। जानबूझ के मैं 2 एक्सट्रीम कैटेगरीज उठा रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है इस देश की। एम्प्लॉयमेंट के बारे में डेटा आया है जो दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट में 1 और 5 का रिलेशनशिप है। और ये भी दिखाता है, इससे कई लोग बड़े उत्साहित हो गए दिल्ली के टीवी स्टूडियो में। उन्होंने कहा देखिए हमने तो कहा था रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं होगा, देखिए पता लग गया। मगर वो भी दिखाता है कि एससी एसटी वर्ग में उनको सरकारी नौकरी में हायर प्रोपोर्शन है, प्राइवेट नौकरी में तो उनको कुछ नहीं मिलता। ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में बहुत कम प्रोपोर्शन है, ऑर्गेनाइज्ड सरकारी नौकरी में ज्यादा प्रोपोर्शन है। मतलब रिजर्वेशन काम कर रही है लेकिन पर्याप्त नहीं।
सो बिहार का सर्वेक्षण हमें ये सब कुछ दिखाता है। सवाल ये है, क्या ये सब हम देश के बारे में नहीं जानना चाहते? क्या ये देश सामाजिक न्याय की नीतियों को प्रमाण के आधार पर नहीं चलाना चाहता? मुझे लगता है कि नहीं चलाना चाहता, क्योंकि याद रखिए, जैसा मैंने कहा, दुनिया का हर सत्ताधारी वर्ग ये नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर से पर्दा उठे। जिस दिन ये सूचना आपको पूरे देश के बारे में मिलेगी, तो आपको पता लगेगा कि जिसे आप सामान्य मानते थे वो असामान्य है, जिसे आप असामान्य मानते थे वो सामान्य है। इस देश का, कि इस देश में जो लोग 20% से कम हैं, ये मैं अनुमान से कह रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई सेंसस नहीं है, बहुत साल मैंने सर्वे रिसर्च की है। अपर कास्ट हिंदूज आर लेस देन 20% ऑफ दिस कंट्रीज पॉपुलेशन। दे कैन बी 18, 17, 19, हो सकता है मुझे भी सरप्राइज हो 16 निकला है, लेकिन समथिंग अराउंड दैट। और इस देश के आप जुडिशरी को देख लीजिए, हायर एजुकेशन को देख लीजिए, टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस को देख लीजिए, टॉप बिजनेस को देख लीजिए, टॉप जर्नलिस्ट को देख लीजिए, कहीं पे भी अगर आपको 80% से कम मिल जाए तो मुझे बताइए। Those who are less than 20% occupy 80% positions, and those who are more than 80% occupy less than 20% positions of this country. ये सच्चाई है इस देश की। और उससे बड़ी सच्चाई ये है कि वो 20 लोग जो कि 80 कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हाय हाय मेरा क्या होगा, हाय कितनी बुरी अवस्था है, देखो ना मेरिट तो खत्म हो गई इस देश में। वो रोना और रोते हैं। मैं कहता हूं ये साउथ है, बिल्कुल। मैं बार बार भारत के बारे में सोचता हूं, मुझे साउथ अफ्रीका की याद आती है। साउथ अफ्रीका का वाइट एलीट, जिसके पास साउथ अफ्रीका की 10% पॉपुलेशन, 12-15% पॉपुलेशन है वाइट्स लोगों की, शायद 15 है, और जिसके पास 90% इकोनॉमी साउथ अफ्रीका की थी। और जब से वहां अपार्थाइड खत्म हुआ, आप किसी साउथ अफ्रीका के वाइट से बात कर लीजिए, वो बेचारा इतना विक्टिमाइज्ड महसूस करता है। वो 90% उसकी जो प्रॉपर्टी है अब शायद 85% हो गई होगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वहां की इकोनॉमी नहीं बदली है अनफॉर्चुनेटली। तो जो 15% लोग 85% प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं और उसके बाद विक्टिमाइज्ड महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की हकीकत है। और मैं समझता हूं इस हकीकत को सामने लाने के लिए जातीय जनगणना एक अनिवार्य औजार है, पर्याप्त नहीं है। जातीय जनगणना के अलावा आपको कुछ और जनगणना भी करनी पड़ेगी। आपको इस देश की जुडिशरी का कास्ट कॉम्पोजिशन चेक करना पड़ेगा, मीडिया का कास्ट कॉम्पोजिशन आपको जातीय जनगणना से नहीं पता लगेगा, और इस देश का जो बिग बिजनेस है और इस देश के प्राइवेट सेक्टर के जो टॉप मैनेजेरियल जॉब्स हैं, उनकी भी जनगणना करवानी पड़ेगी। ये सब जब करवाएंगे तो इस देश का पूरा सच हमारे सामने आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आने के बाद एकदम इस देश की रिजर्वेशन पॉलिसी बदल देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन को आप 85% कर दीजिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं इस सब फॉर्मूला से। लेकिन दवाई की चर्चा बाद में करेंगे ना, पहले एमआरआई आ जाने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे कि क्या मेडिसिन सबसे अच्छी है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एमआरआई एक्सरे का विरोध क्यों हो रहा है, वो हमें इस देश की जातीय सत्ता का एक सच बताता है। और मैं समझता हूँ यहाँ महाराष्ट्र में, जहाँ एक बार फिर जाति का सवाल मुखर हो रहा है, जहाँ जाति व्यवस्था भी रही है और जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात करने वाली सबसे बड़ी आवाज़ भी रही, उस महाराष्ट्र से इस बात की शुरुआत हो, बाबा साहेब और फुले महाराज के प्रदेश से इस सवाल की शुरुआत हो। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।